जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं 8 जनवरी के सेट सॉल्यूशन में। ठीक है, आज का पहला प्रश्न 71 से शुरू होता है, तो आप सभी अपना सेट का प्रश्न संख्या 71 निकाल लीजिए। ठीक है, और प्रश्न यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए क्या है, 3√121 माइनस √361 अपॉन √529 प्लस 2 इंटू √36 लिखा हुआ है। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि 121 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 11 होगा, 361 निकलेगा तो 19 होगा, 529 निकलेगा तो 23 होगा और 36 निकलेगा तो 6 होगा। इसको आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो इतना होगा, और यहां से जब इसको ऐड सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 14/35, और इसको जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 2/5, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों तक कुछ ज्यादा ही व्यस्तता रही अपनी, जिस वजह से कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जिन्होंने प्रश्न मुझे भेजे हैं लेकिन मैंने उनका जवाब नहीं दे पाया हूं। ठीक, तो वो लोग मुझे एक बार फिर से उसी व्हाट्सएप पे रिकॉल करा देंगे, क्योंकि अब टाइम है और आपके प्रश्न का जवाब मैं दे सकूं। ठीक है, और आगे अपना ये सीरीज आप जारी रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 72 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 72 है, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा को भाग दे दिया जाए किससे, कॉस थीटा से, तो उसका मान क्या होगा। हमारा ऑप्शन जो है वो साइन और कॉस के टर्म में दिया हुआ है। तो अब देखिए, साइन और कॉस के टर्म में दिया हो तो तुरंत हमारे पास दिमाग में जाना चाहिए कि कॉसेक को साइन में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/sin थीटा। यहां देख रहे हैं आप। उसी तरीके से टेन को तो साइन बटे कॉस, और यहां भागा cos थीटा को मैंने 1/cos थीटा लिख दिया। ये आप समझे कैसे, जैसे आप देखते थे 4/5, ठीक है, भागा 5/4 होता था, तो आप जब इसको सॉल्व करते थे तो इधर वाला जस का तस लिख देते थे। ठीक है, और इनटू लिखते थे, और इसके बाद क्या करते थे, 4/5 लिख देते थे। ठीक है, तो उलट देते थे और गुणा का साइन हो जाता था। ठीक उसी तरीके से इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है ना जी, और यहां जब मैं गुणा का साइन करूंगा तो उलट दूंगा तो वही नीचे कॉस आ जाएगा और ऊपर 1 रह जाएगा। ठीक है, अब यहां से साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर क्या बचा 1, तो 1/cos² थीटा। आपके ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं देता तो आगे बढ़ा के क्या जानना चाहता आपसे, sec² थीटा के टर्म में अगर दे देता आंसर तो आपका जवाब होता sec² थीटा। sec² थीटा का भी टर्म में नहीं देता तो क्या दे देता, तो उस स्थिति में आपको दे देता sec² थीटा का अगला वैल्यू क्या होता है, 1 + tan² थीटा। तो हो सकता है कि आपसे वहां तक भी जानने का प्रयास करे। तो अगर ये भी आंसर देता तो भी आप बना लेते, ये देता तो भी बना लेते। वैसे आपको यहीं पे आपके आंसर के लिए छोड़ दिया गया है, कहां तक, 1/cos² थीटा। तो ऑप्शन के अनुसार आप 1/cos² थीटा ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या किसके तरफ, 73 के तरफ। अगला प्रश्न है 0.0000825 भागा 0.05 दिया हुआ है। ठीक है, यानी देखिए इसमें आप गलत होंगे तो कहां हो सकते हैं, सिर्फ एक जगह पे, कि आप दशमलव की यानी कि कितने अंक के बाद दशमलव होगा ये संख्या अगर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो ही गलत होने का चांस है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो आप भूल जाइए कुछ देर के लिए कि आपके पास दशमलव है, नॉर्मल भागा दीजिए। तो नॉर्मल भागा दीजिएगा तो ये जाएगा आपको 165 बार में, कितने बार में, 165 बार में। ठीक है, अब इसके बाद गिनिए कि ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव था, तो ऊपर था 6 अंक के बाद दशमलव, और नीचे कितने अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे है 2 अंक के बाद। तो 6 से 2 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब आपको 4 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 3 अंक तो है, 1 अंक 0 अपने आप से बढ़ाइए और फिर दशमलव दे दीजिए। ठीक है, और वो जो 0 बढ़ेगा वो आप दाहिनी तरफ नहीं बढ़ा सकते, सबसे बाईं तरफ बढ़ाते हैं, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 74 जो दिया हुआ है आप खुद ही सुनिएगा, किलो चीनी जिसका क्रैमुल 75 रुपया, कितना किलो, ये कुछ प्रश्न में दिया ही नहीं है, क्योंकि आगे मैं प्रश्न आपको पढ़ के सुना रहा हूं। किलो चीनी जिसका क्रैमुल 75 रुपया है तथा 10 केजी एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रैमुल 180 रुपया है, उसको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन है, दो अननोन है, एक ही क्वेश्चन दो अननोन, इस स्थिति में आपका प्रश्न बनेगा ही नहीं। ठीक, तो ये प्रश्न में डेटा मिसिंग है, कुछ ना कुछ। जो शुरुआत में किलो चीनी दिया उसके पहले कितना किलो ये देना प्रश्न में
भूल गया, इसलिए ये प्रश्न क्या है, अधूरा है और ये बन नहीं पाएगा। अगर आपके पास ये पूरा प्रश्न आता है तो आप मुझे, जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया 8541860978 पर पूरा प्रश्न मुझे भेजिएगा, ठीक है, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 75 की तरफ। ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर खोदते हैं, यानी कि कुल काम कितना हो गया, तो 10 पुरुष 8 दिन तक जो काम किए वही कुल काम हो गया, तो 10 × 8 टोटल काम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वही नहर 15 पुरुष कितने दिन में खोद लेंगे, अगर उतना ही खोदना होता है तो टोटल तो हमें पता है, टोटल कितना है 80, और कितने लोगों से काम कराना है, 15 लोगों से, भाग दे दीजिएगा, जो आंसर आएगा 5.33 आएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 76 की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा या गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या पता लगाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। हमने मान लिया कि वो दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से रहे होंगे, तो वो रहे होंगे x और y, ठीक है। इनका गुणनफल कितना है, 375, कितना है 375, कितना है 375, क्लियर है। अब देखिए, इस जो दो संख्याएं हैं इनको कहा गया कि अगर इनको आपस में एक दूसरे से भाग दिया जाए, ठीक, पहले वाले को ऊपर और दूसरे वाले को नीचे रख के, तो आपको आता है भागफल कितना आता है 5/3, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका रेशियो कितना आता है 5/3। तो x का देखिए, ये एक तरीका भी है कि अगर x/y दिया और कोई डेटा दियो तो x ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू नीचे का हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं, एक मानी गई वैल्यू होती है। इसीलिए हम 5 ना लेके 5m 5a 5b इस तरीके से लें, और नीचे वाला भी क्या y = 3 ना लेके 3a 3m इस तरह से लें, यानी दोनों जगह ऊपर में कोई ना कोई चर राशि लगा दें, ठीक है। तो हमने वहां पे m लगाने का प्रयास किया है, इसीलिए देखिए यहाँ पे x की जगह पे 5m और y की जगह पे 3m लिखा है। अब इसको जब कटाएगा 15 से तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, और m² बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि m × m क्या होगा m², m² बराबर कितना आ जाएगा 25, और m बराबर कितना हो जाएगा 5। सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो बताइए कि आपकी एक संख्या है 3m और एक संख्या है 5m, एक संख्या है 5m और एक संख्या 3m, तो छोटा कौन होगा 3m, तो 3 × m का वैल्यू 5, गुणा कीजिएगा कितना आ जाएगा 15, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 77 की तरफ। अगला प्रश्न है कि दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, ठीक है, उनका एलसीएम 180 है और एचसीएफ हमें नहीं पता है, तो पूछा है कि संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान देंगे यहां पे, तो पूछा है कि वो दोनों संख्याएं क्या थी, वही हमें बताना है, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पे कि आपने एक फॉर्मूला याद है आपको, जब मैंने बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा होता है, ठीक। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल तो दिया है, कितना दिया भाई, तो दिया है ये कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है 2160 रुपए, कितना 2160 रुपए। लस दिया है 180, मसा नहीं दिया, तो यहां से मसा निकल सकता है, बिल्कुल 180 से 2160 में भाग दीजिएगा तो ये जाएगा 12 बार में, कितनी बार में 12 बार में, तो मसा कितना आ गया हमारा 12 आ गया, ये देख रहे हैं आप, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में आपको ऑप्शन के पास जाना होगा, ठीक है, और जिस ऑप्शन में, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया दोनों संख्याएं कितनी है, ठीक है, और वो उन दोनों संख्याओं का लस इतना होता है और मसा कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। अब जब आपको इस प्रश्न में जाना होगा और देखना होगा कि कौन सी वो दो संख्याएं हैं जिनका लस 180 और मस 12 होता हो, ठीक है। अगर वो संख्या आपको ऑप्शन में मिल गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 72 और 30, इसका न लस क्या बोलते हैं, इसका न लस 180 है और ना ही मस जो है वो 12 है, करके देख लीजिएगा 72 और 30 को, ठीक है। तो अगला 45 48, इसका भी जो लस है वो 180 नहीं होगा, निकाल के दोनों का लस देख लीजिएगा। 36 और 60,
इसका लसा 180 होगा, क्योंकि 36 और 60 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 180 दोनों का होता है, ठीक है। 36 पचे 180 और 60 के 180। अब इसका मसा चेक कर लीजिए, तो 36 और 60 का मसा चेक कीजिएगा तो इसका मसा 12 आ रहा है, यानी ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा, 36 और 80, ठीक है। 36 और 80 जिस ऑप्शन में है, 36 और 80 नहीं 60, 36 और क्या 60, 36 और 60 जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये 36 और 60 का लसा 180 आ रहा है और 36 और 60 का मसा भी 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न छूट गया है क्या आप, नहीं, अगला प्रश्न है 78, सरल करें। a के पावर -2 है भाग माइनस फिर -1 है, ये आपके पास प्रश्न यहां लिखा हुआ है, ये जो है यही प्रश्न है, इसी का सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, जो ऑप्शन आपको दिया गया उसके हिसाब से जो प्रश्न था उसको इस फॉर्मेट में होना चाहिए था। किस फॉर्मेट में, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका प्रश्न ऐसे देना चाहिए था, ब्रैकेट देकर के, तब जाकर के जो ऑप्शन दिया वो आंसर आएगा। अदरवाइज आप अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं जो यहां दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से a के पावर -2 का मतलब क्या, 1/a², क्योंकि वो इनवर्स होता है, इतना तो आपको पता होगा। a के पावर -1 है मतलब 1/a है, उसी तरह से a के पावर -2 है तो उसका मतलब है 1/a² है, और -1 का -1 आप रख देंगे, ठीक है, और फिर यहां भागा है तो उस भागे को रखेंगे, और भागे को रखिएगा तो कैलकुलेट करेंगे आप, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। और आपका जो प्रश्न है वो कौन सा है, तो आपका प्रश्न यहां से है, ऐसे आप ब्रैकेट कर लेंगे अपने से सुधार के उस प्रश्न को। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या आएगा, a² -1, इसको ऐसे ब्रैक करेंगे, फिर भागा, तो भागा जब कीजिएगा तो क्या होगा, यहां पे ध्यान देंगे, a² -1 नीचे रह गया, ऊपर वाले को कैलकुलेट करेंगे तो 1 - a² अपॉन a² -1 ये आएगा, और फिर जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला यहां पे इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में कैलकुलेट कीजिए तो आएगा -1/a²। तो अगर यहां ब्रैकेट लगा देता है तब तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाता अगर ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये वाला a² जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी के साथ ना बटा में आ जाएगा, ठीक, और यही यहाँ पे बटा में आ गया, -1 यहाँ पे दिया, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये a² कट जाएगा, माइनस रह जाएगा, तो -1 उस तरह से आंसर हो जाता। अगर ऐसे दिया है तो -1 आंसर होगा। अगर इसको आपको सुधरवा दिया गया होगा, प्रश्न में ब्रैकेट करा दिया गया तो आंसर ये होगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 79 की तरफ, ठीक है। 79 प्रश्न है, अगला प्रश्न 79। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं। कितने सवाल हैं, 25 सवाल हैं। प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक सही जवाब के लिए कितने अंक, 4 अंक, ठीक है। आगे कह रहा है कि और प्रत्येक गलत अंक के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। कितना, 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हो तो उसने कितने कुल सही किए। इसको बनाने का देखिए ओरली तरीका क्या है कि आपको जितना प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, आप ये मान लीजिए कि आप सब सही सही बना लिए। तो एक प्रश्न पे 4 अंक मिल रहा था, 25 प्रश्न था तो आपने सब सही सही बनाया तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 100 अंक, ठीक है। अब देखिए आपको ये लास्ट में दिया हुआ होगा कि आपका प्राप्तांक अगर कितना है, ठीक है, या फिर आपने गलत की इसकी वजह से आपको प्राप्तांक कितना हुआ, ठीक। तो उसको क्या करना होगा, जो प्राप्तांक फाइनल वाला दिया रहेगा उसको डायरेक्ट घटा लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें कहा कि 70 अंक प्राप्त हुए, क्या कहा, 70 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब जब 70 अंक प्राप्त हुए हैं और 100 अंक का था तो 30 अंक उसको नहीं मिला, यही है ना। अब एक बात बताएं कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो जो 4 नंबर मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, प्लस में जो आपने सही किए हैं क्वेश्चन उनके भी 2 नंबर काट लिए गए।
तो टोटल एक प्रश्न गलत होने पर आपको घाटा कितने का लगता है? 6 नंबर का। तो एक प्रश्न पे 6 नंबर का घाटा लगता है और टोटल 30 अंक घाटे में लगा है, तो 30/6 कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा आपने कितने प्रश्न गलत किए हैं, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आपने प्रश्न गलत कर दिए कितना? आपने प्रश्न कितने गलत कर दिए? तो आपने गलत कर दिए 5 प्रश्न, ठीक है। और टोटल प्रश्न कितना था? 25। तो आपने सही कितने किए? 20। और यही तो आपसे पूछा है कि आपने सही कितने किए, ठीक है। तो इसको आप ओरली भी बना सकते थे मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न है 80। प्रश्न है कि ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपए है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का रेशियो 14:11 है, ठीक है। तो उनका वेतन कितना था? मैंने मान लिया कि एक का वेतन x रहा होगा, एक का कितना हो जाएगा? 25,000 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 25,000 हो रहा है, ठीक है। तो एक का वेतन 1 तो दूसरे का 25,000 माइनस x, ठीक है। दोनों अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। तो दोनों जब खर्च करते हैं तो उनके बचत का अनुपात होता है 14:11। 14:11, वही मैंने बचत का अनुपात लिख दिया, क्योंकि खर्च करने के बाद जो बचेगा वही उनका बचत होगा, ठीक। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 14,000 और 25 से 14,000 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 11,000। तो एक का हो जाएगा 14,000 और एक का हो जाएगा 11,000, ठीक है। अगले प्रश्न संख्या 81 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है। पोल को नहीं, यानी खंबे को नहीं, पुल को पार कर जाती है। तो पूछ रहा है कि पुल की लंबाई क्या है। हमने आपको पहले भी कहा था कि कोई ट्रेन अगर व्यक्ति को, खंबे को पार करती है तो उसकी लंबाई नहीं मानी जाती, वो 0 होती है डायरेक्ट। लेकिन अगर वो किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, ठीक है, किसी लंबे खेत को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जोड़ दी जाती है, ठीक है। और जो टोटल स्पीड होता है उससे भाग दे दीजिएगा तो टोटल समय निकल जाएगा। हमसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, तो हमें पता है कि हमारा जो ट्रेन है वो 90 मीटर लंबा है, 90 मीटर लिख दिया। प्लेटफॉर्म के लिए P मान लिया और हमें जो स्पीड दिया हुआ है वो मीटर पर सेकंड में दे दिया। हमारे लिए ये अच्छा है। अगर नहीं दिया होता तो हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो हमें ट्रेन की लंबाई दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दे दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। फिर आपको जो टाइम दिया है वो भी सेकंड में दे दिया, तो ये भी अच्छा है, ये भी नहीं बदलना हमें। अब यहाँ से P का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 15 225 में से 90 घटाएगा 135 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, ठीक है, कि यदि एक वस्तु को 3735 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% लॉस होता है, तो वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। अब देखिए इस तरह का प्रश्न जो है ना, अब आप जो मैं आपको बताता रहा हूं उसको और शॉर्ट करने का प्रयास कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपको क्रैमुल 100% मान लेना है तो मन में मान लिया कीजिएगा। जब आप बना रहे होंगे तो अब आपको सिर्फ कितना लिखना है वो मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है कि उसको 10% की हानि हो गई, यानी जो उसने बेचा वो 90% का ही प्राप्तांक है, ठीक है। तभी तो विक्रय मूल्य जो है वो 90% ही रहा, क्योंकि क्रय मूल्य माइनस हानि विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ दिए तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में अगर हानि घटा दिए तो विक्रय मूल्य, ठीक। अब यहां से 90% बराबर हो गया 3735 के, और हमसे उसने कहा कि क्या करें, यानी कितना पे बेचे कि हमें 10% का लाभ हो। यानी क्रय मूल्य हमारा है 100, यानी हमको 110 रुपए 110% चाहिए था। तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल अपन 90। तो अब आप लिखिएगा कैसे, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा, कि हमें पैसा मिला है 3735, ठीक है। ये कितने के लिए? तो 90 के लिए। तो 90 इंटू हमें कितना जाना है? 110। तो ये जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है। कितना? सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। और इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4565 रुपया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप एग्जाम में ये सब ना लिख के, ठीक है, सिर्फ इतना लिखने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न इसमें आगे और मिलेगा तो आपको अब इतना ही लिखना है, ठीक। अगला प्रश्न है 83। प्रश्न है यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 कितना है? 100 है, तो संख्या क्या है? तो x मान लिया कि संख्या है, उसका 2/3 गुणा 1/4 बराबर 100, आंसर आ जाएगा 600 x बराबर, ठीक है। x बराबर आंसर कितना आ जाएगा? x बराबर आंसर आपका आ जाएगा 600, ठीक है।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 84 की तरफ। कह रहा है कि एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, ठीक है। यदि वर्तमान मूल्य 6 पर कितना जीरो दिया हुआ है, 6 पर 6 जीरो दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी होगी, ठीक है। हर वर्ष 15% बढ़ रहा है, ठीक है। तो हर वर्ष 15% बढ़ रहा है, तो अगर आज 6 पर 6 जीरो है तो एक अगले साल उसका क्या हो जाएगा 115/100, फिर अगले साल क्या हो जाएगा 115/100। कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 7935000, इतना रुपया हो जाएगा अगले 2 साल बाद उसका कीमत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 85 की तरफ। अगला प्रश्न है कि 198 और 78 का HCF क्या होगा। तो छोटे वाले को इधर रख के फिर 198 में उससे भाग देते हैं, कैलकुलेट करते जाइएगा तो आपको पता चलेगा उसका HCF कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। बढ़िया, अगले प्रश्न संख्या 86 की तरफ। अगला है उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। क्या 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। सॉरी, ध्यान देंगे एक बात यहां पे। हाँ, क्या बोला है, 9 महीने में 1000 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि प्रश्न ने क्या कहा है। आप यहां पे थोड़ा सा गलती कर सकते हैं अगर संभावना बनती है तो, और वो क्या कि आप 1000 रुपया को अगर सही से नहीं समझ पाए तो कुछ लोग इसको साधारण ब्याज समझ जाएंगे और कुछ लोग इसको मूलधन समझ जाएंगे, जबकि न ये हमारा मूलधन है और ना ही साधारण ब्याज है। अगर आप किसी से पैसा लेते हैं इंटरेस्ट पर तो आप लौटाने जाते हैं तो उसका मूलधन भी लौटाते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो भी देते हैं। तो उस समय जब आप पैसा लौटा रहे होते हैं तो ना वो पैसा ब्याज होता है ना वो पैसा मूलधन होता है, बल्कि वो ब्याज और मूलधन का जोड़ होता है, यानी उसे हम मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 1000 है वो क्या है, मिश्रधन है, ठीक है। अब मिश्रधन से अगर मूलधन घटा दिया जाए तो निकल जाता है क्या, साधारण ब्याज, ठीक है। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ठीक है। अब यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहा कि वार्षिक दर है, तो वार्षिक दर है तो हमें अपने महीने को वर्ष में बदलना होगा। अगर दिन दिया हुआ होता तो उसको भी वर्ष में बदलना पड़ता है। महीने को वर्ष में बदलने का तरीका 12 से भागा दे दीजिए और दिन को वर्ष में बदलने का तरीका 365 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब आपके पास है 1000 रुपया, उसमें से आपने माना मेरा मूलधन था P, आपने उसको घटा दिया तो आपको क्या मिला, साधारण ब्याज। तो आपका साधारण ब्याज इतना हो गया, ठीक है। मूलधन ये हो गया P गुणे समय गुणे रेट 8% गुणे समय 9 महीने, और इसी 9 महीने को मैंने बदल दिया वर्ष में तो बटे 12 कर दिया, और नीचे गुणे 100 होता है वो तो आपको पता है, ठीक। अब यहां से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो P का वैल्यू आ जाएगा 943.40 और यही हो जाएगा आपका मूलधन। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 87 की तरफ। दिया है कि साइन थीटा बराबर √3/2, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो जो √3/2 दिया हुआ है ये थीटा = 60 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपको वैल्यू पता होता तो आपने सही ही बनाया होगा, ठीक। अगला प्रश्न है 88 नंबर। प्रश्न है कि नीतीश ने FD में पैसा निवेश किया, यह परिपक्वता पर कितनी धनराशि प्राप्त करेगा। यानी जब उसका FD पूरा होगा, फिक्स जो आप ड्राफ्ट करते हैं या जो डिपॉजिट करते हैं वो जब पूरा होगा, ठीक, तो वो कितना प्राप्त करेगा, ये बात पूछा गया है। कह रहा है कि यदि 16,500 रुपए को 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया है तथा ब्याज तिमाही संयोजित होता है। कैसा होता है, ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ठीक है। अब यहीं पे आपको मैंने पहले भी एक बार इस तरह का प्रश्न आया था, छमाही पे आया था, तो मैंने समझाया था कि एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि तिमाही में क्या होता है कि जैसे अभी आपको 1 साल पे इंटरेस्ट लगता था, तिमाही में हर 3 महीने पे इंटरेस्ट लगने लगेगा और वही 3 महीना 1 साल के बराबर हो जाएगा। तो अब एक बात मुझे बताइए कमेंट करके कि तिमाही पे ज्यादा ब्याज आपको देना पड़ता है कि 1 वर्ष पे। 1 वर्ष पे अगर करते हैं 5%, मान लीजिए कि 5% है वार्षिक, तो आपको 100 रुपए का 5 रुपया देना होगा। जबकि तिमाही कर देते हैं तो 100 रुपए पे 5 रुपए 3 ही महीने के लिए देने पड़ जाएंगे आपको, ठीक। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो दर है वो क्या हो गया,
ज्यादा हो जाएगा, यानी आपको उस स्थिति में पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो यहां से एक बात आप समझिएगा, अब ओवरऑल आपको प्रश्न कैसे बनाना है। तो जब भी ब्याज तिमाही संयोजित होगा, ठीक, तो उस समय 1 वर्ष यानी 12 महीने टोटल 4 वर्ष के बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर 6 महीना दिया हो तो वो 2 वर्ष हो जाएगा, 9 महीना दिया है तो 3 वर्ष हो जाएगा, 12 महीना दिया है तो 4 वर्ष हो जाएगा, 15 महीना दिया है तो 5 वर्ष हो जाएगा। अर्थात हर 3 महीना 1 वर्ष के बराबर हो जाएगा तिमाही में। 4 माही कहे तो 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 साल हो जाएगा। 1 साल में कितना साल हो जाएगा 3 साल, यानी हर 4, देखिए 4 महीने कहे 4 माही कहे यानी हर 4 साल पे एक वर्ष गिना जाएगा। उसी तरीके से तिमाही कहे तो हर 3 महीने का 1 साल माना जाएगा। अगर छमाही कहे तो हर 6 महीने पे 1 साल के बराबर होगा। तो छमाही कहता है तो 1 साल में 2 वर्ष मान लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो बात थी किसकी, समय की। अब दर में देखिए क्या होता है कि अगर कहेगा कि छमाही संयोजित होता है तो दर जो है समय में कितने से गुणा होता है 2 से, तो दर में 2 से भाग हो जाएगा। उसी तरीके से कहे कि तिमाही संयोजित होता है ब्याज, तो समय में कितने से गुणा हुआ था तिमाही में 4 से, तो दर में कितने से भाग दे देंगे 4 से। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ था, तो हमारे प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक, क्या दिया था हमारे प्रश्न में कि हमारे पास 20% वार्षिक जो दर है वो है, हमारा रेट कितना है 20%, समय कितना था 6 महीने था, कितना था समय था हमारे पास 6 महीने, ठीक है। ये मैंने इसको शॉर्ट तरीके से बनाया, ये मैं आपको थोड़ी देर रखता हूं, पहले इसको आपका जो प्रोसेस है उसे बता लेता हूं, फिर बताऊंगा कि शॉर्ट प्रोसेस कैसे बनाते हैं, ठीक। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो भी। अब देखिए ये रहा आपका पुराना फॉर्मूला, आपका मूलधन कितना था 16,500, ठीक है। समय दिया था 6 महीने और 6 महीने कितने के बराबर हो जाएगा 2 वर्ष के, तो समय हो गया 2 वर्ष। दर दिया था 20%, लेकिन हमको पता है कि दर में क्या करेंगे, जब तिमाही संयोजित हो तो 4 से भाग दे देंगे तो 5% आपका दर हो गया, ठीक है। अब यहां से हमें क्या बोला है कि एफडी पूरा होगा तो कितना पैसा उसको मिलेगा, तो जो उसको पैसा मिलेगा वो उसका मूलधन भी होगा और उस मूलधन पे लगा हुआ ब्याज भी होगा। अर्थात जो आपको पैसा मिलेगा एफडी पूरा होने पे वो मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 के पावर n, जहां n क्या होता है समय होता है कि कितना वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल तो इस तरीके से लिखते हुए आपको मिलेगा 1891.25 रुपए, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे ये देखिए, ये तो आपका बेसिक प्रोसेस हुआ जो आप भी जानते हैं, ठीक। अब देखिए इसको मैं बनाना होता तो कैसे बनाता, सबसे पहले मुझे कितने पैसे पे ब्याज मिलेगा, तो 16,500 रुपए पे, कितने पे 16,500 रुपए पे, ठीक है। कितने पे मिलेगा 16,500 रुपए पे, ठीक है। इतनी बात तो हमें भी समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद हर 6 महीने पे क्या होगा, ध्यान देंगे, हर 6 महीने पे हमें कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज बोला है 20% वार्षिक ब्याज की दर बोला है इसने, ठीक है। तो अब ये बात तो हमें भी समझ में आ रही है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से बोला है इसने, लेकिन क्या है यहां पे कि 20% नहीं काउंट होगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है सर, क्या पता है कि जब तिमाही संयोजित होगा तो दर में 4 से भाग लग जाएगा और समय में 4 से गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास 2 वर्ष है, ये तो हमको पता चल रहा है, लेकिन हमारे पास दर जो है वो कितना है, दर जो है वो 20% ना होकर के 5% है। तो 2 तरीका है, या तो आप 20% निकाल कर लास्ट में 4 से भाग दे दीजिए, या फिर आप 5% ही निकालिए, ठीक। तो 5% पे निकालिएगा तो आपको एक फॉर्मूला में मैंने बताया था इक्विवेलेंट दर निकालने का, a + b + ab बटा में 100, बिल्कुल बताया होगा, ठीक। यहां से जब वो कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, a की जगह पे 5 + 5, b की जगह पे भी, तो कितना हो गया 5 × 5 = 10, 10 + 5 × 5, तो 5 × 5/100, यहां से यही हुआ ना, तो 5 × 5 = 25 और ये 100 गया 4 बार में, इधर कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 10 + 1/4। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 10 + 1/4 को तो आ जाएगा 41/4, कितना आ जाएगा 41/4, यानी आपका जो 2 वर्ष का टोटल दर आया वो कितना आया 41/4, यानी जो आपको 16,500 पे इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 41/4% के रेट से मिलने वाला है, ठीक है।
और ये हो गया टोटल 2 वर्ष का। तो अब आपको टेंशन ही नहीं लेना है। नॉर्मली जैसे कहते हैं ना कि 500 का 10%, तो उसी तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि आपने इक्विवेलेंट दर निकाल लिया। तो 16,500 का 41/4%, परसेंट के लिए नीचे बटे में 100 कर देते हैं, ये बटे 100 कर दिया। अब इसको कटाइएगा तो आएगा आपका ये कितना, कि आपको ब्याज क्या आएगा, कि आपको ब्याज कितना मिला। तो आपको ब्याज मिला 1691.25 रुपए, और आपके पास मूलधन कितना था, तो आपके पास मूलधन था 16,500 रुपए। अगर 16,500 में 1691.25 जोड़िएगा तो आ जाएगा 181.9125, यानी 18,191.25 रुपए। तो ये भी एक तरीका है। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो, लेकिन जब आप सिर्फ एक चीज सीख जाइएगा ना, इक्विवेलेंट दर कैसे निकालते हैं। और इक्विवेलेंट दर निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी जो आपको बताया वही था, क्या, a + b + ab बटा 100। उस पर इक्विवेलेंट दर निकाल लीजिए और डायरेक्ट 16,500 या जो भी अमाउंट आपका मूलधन दिया रहे उसमें डायरेक्ट गुणा करके सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, और इससे कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा आपका। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 89 की तरफ। अगला प्रश्न है 89। रामा ने 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2,000 रुपया उधार लेता है 2 वर्षों के लिए। सीआई क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी इसमें 1 वर्ष पे आपसे ब्याज लिया जाता है। कितने वर्ष पे, 1 वर्ष पे आपसे ब्याज लिया जाता है। अब इस प्रश्न को मैं अपने उसी तरीके से बनाता हूं जिससे मैंने आपको बताया है। ठीक, देखिए कैसे, कि आप इक्विवेलेंट दर निकालना सीखिए। तो 5% दिया, 5% का 2 वर्ष का इक्विवेलेंट वर्ष कैसे निकालेंगे, तो ए की जगह पे 5, यही डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस बी की जगह पे 5 प्लस ए बी, तो ए की जगह पे भी 5 है और बी की जगह पे भी 5 है, ए बी बटे 100। ये फॉर्मूला देखिए इतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मान लीजिए अभी तो आपको प्रश्न में दे रहा है कि दोनों वर्ष सेम दर है, तो आप तो फॉर्मूला अपना लगा लेते हैं जो लगा रहे हैं। अगर फॉर्मूला दे देगा कि 1 वर्ष 5% था, 1 वर्ष 6% था, तो वहां थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक, और यहां पे वही क्या करेंगे, 1 वर्ष 5 था तो 5 लिख देंगे, दूसरे वर्ष 6 था तो 6 लिख देंगे। यहां भी 1 वर्ष 5 था तो 5, दूसरे वर्ष 6 वर्ष था तो 6 बटे 100, इक्विवेलेंट दर निकल जाएगा। और जो आपका मूलधन होगा डायरेक्ट उसमें इसको ले जाके परसेंटेज में तोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा खट से। ठीक, तो हमने इसका इक्विवेलेंट दर निकाला, तो 5 5 10 और 25/100, यानी 25/100 को काटेंगे तो 1/4, तो हमारा आ जाएगा 10 + 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 41/4। कितना आ जाएगा, 41/4। तो हमारा जो इक्विवेलेंट दर हुआ वो कितना हुआ, 41/4, यानी 2,000 पे हमें 41/4 का परसेंट निकालना है, बस इतना ही काम है। तो 2,000 गुणे 41/4 और परसेंट के लिए क्या करते हैं, नीचे 100। ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ, अब डेटा में चेंज हुआ। डेटा में चेंज हुआ तो कितना आया, 205 रुपए। क्या आया, 205 रुपए। ठीक है, यही देखिए मैंने यहाँ पे आपको कुल दर निकाल के भी दिखाया है। ठीक है, तो हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा, कितने का, तो हमें जो ब्याज मिलेगा वो 205 रुपए का मिलेगा। ठीक है, और यही हमसे पूछा भी गया था कि हमें वो जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, यानी जो हमारा सीआई है वो कितना होगा, 205 रुपए। बढ़िए आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 90। ठीक है, 90 क्या है कि 6 6 6 ये 5 बार लिखा हुआ है, गुणा 9 9 9 ये 4 बार लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि इनको गुणा करने पे कितना आएगा। ऐसे नॉर्मली आप गुणा कीजिएगा तो सुबह हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये आपको दिख रहा होगा 9 9 9 9 कि ये क्या है, ये एकदम करीब की संख्या है, किसके, 10,000 के। ठीक है, किसके, 10,000 के। और हमें फायदा भी हो जाएगा, अगर 10,000 में इससे गुणा करना हो तो कुछ नहीं करना, हमको पता है कि सर चुपचाप इतने जीरो आगे बढ़ा दीजिए वो 10,000 में गुणा हो गया, लेकिन इसमें करना हो तो बहुत टेंशन है। ठीक है, तो हम 9,999 को लिख सकते हैं 10,000 - 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और वही हमने करा भी है, 10,000 - 1 लिख दिया। अब इसको इसके साथ गुणा कराया तो कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट जीरो, जितना लास्ट में उतना जीरो हमने रख दिया, यहाँ पे जीरो रख दिया, और माइनस यही जो संख्या है, क्योंकि इसको 1 से गुणा करेगा तो इतना ही आ जाएगा, 6 6 6 6 5 बार, वही घटा दिया तो आपका आंसर आ गया इतना। ठीक है, तो आप भी इस तरह का प्रश्न, वो दिया ही है इसीलिए कि आपको अप्रोच पता है कि नहीं। अगर पता है तो आप कम टाइम लेंगे और नहीं पता है तो ज्यादा टाइम लेंगे, ऐसा नहीं बनेगा, ये बनने को तो सबसे बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 91। सोहन एक बस 15% की हानि पर 2250 रुपए में बेचता है, उसे 15% का लाभ लेने के लिए बस को कितने कीमत पे बेचना होगा। हमने आपसे पहले भी कहा है, देखिए क्या कि आपका एक तो
बेसिक मेथड है, इक्रामुल 100% मानिए, और फिर वहां से कितना प्रतिशत दे रहा है कि 15% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 85% पर बेच रहा है तो 2550 रुपए में बेच रहा है, तो 85% बराबर हो जाएगा 2550 के, फिर 1% का निकालिए, फिर 15% उसको लाभ चाहिए, तो किस पे लाभ होता है, क्रैमुल पे, तो 115% निकालिए। ठीक, तो इस तरीके से ओवरऑल जाइएगा, तो भी लास्ट में देखिए आप यही लिख रहे हैं, ठीक है, और यही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए, क्योंकि अब तक 10 बार प्रैक्टिस में आ गया ये क्या कि 2550 रुपए किसके बराबर है, 85% के, तो डायरेक्ट लिखिए 2550 बटे 85, कितना हमको करना है तो 115%, तो गुणे 115, यानी डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखिए। ठीक है, और यहां से कैलकुलेट करिएगा, आएगा आपका आंसर 3450 रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा, जबकि 2550 रुपए में उसने बेचा था तो उसे 15% का हानि हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 92। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 92 देख लेंगे आप। 176 रुपए को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपए उनके संबंधित रेशियो में कितने होंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल रेशियो कितना है, तो टोटल जोड़ दीजिएगा, टोटल रेशियो हो जाएगा 2 5 7 7 6 13 13 और 9 22, यानी रेशियो का टोटल मान है 22। अब इसको हम लोग 22 ना लिख के, एक यूनिट है इसलिए 22x या 22a या 22b कुछ भी इस तरीके का लिखेंगे। वो कितने रुपए के बराबर है, तो वो है टोटल 176 रुपए के बराबर। ठीक है, तो x का मान निकाल लीजिएगा, आएगा 8, x का मान कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 22 से 8 बार में 176 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि हमसे पूछा कि सभी का अनुपात का अलग अलग पैसा बताइए, तो 2x 2 × 8 16, 5x 5 × 8 40, 6x 6 × 8 48, 9x यानी 9 × 8 72, तो ये हमारा हो जाएगा वो अलग अलग पैसा उनका। इसको जोड़िएगा तो देख लीजिएगा 176 ही आएगा, गारंटी है इस बात की। ठीक, अगला क्या प्रश्न दे रहा है, तो अगला दे रहा है 93 है। एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रयमूल्य में 3 रुपए का अंतर है। ठीक, दोनों विक्रयमूल्य का रेशियो निकालिए। अब एक बात आप हमें बताइए कि 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर, यानी अगर 100 रुपए का आपने खरीदा था तो 104 रुपए का बेच रहे हैं तब, और एक बार 110 रुपए का 110% का बेच रहे हैं तब, यानी एक बार उस पे 4% का लाभ ले रहे हैं और एक बार उस पे 10% का लाभ ले रहे हैं, तो आपके रुपए में वृद्धि सिर्फ 3 रुपए की हो रही है। कितने की, प्रश्न में कहा है कि अगर आप 4% का लाभ ले रहे हैं और अगर आप 10% का लाभ ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच जो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 रुपया है। कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपया है। ठीक है, कितना, 3 रुपए है। इतना बात आपको क्लियर हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए। तो एक बात बताइए कि इनके बीच के कितने परसेंटेज गैप है, तो इनके बीच का परसेंटेज गैप है 6%। कितने परसेंट का, 6% का। तो अब एक बात बताइए कि 6% कितने रुपए के बराबर, 6% कितने रुपए के बराबर, तो 6% हुआ 3 रुपए के बराबर, 6% हुआ 3 रुपए के बराबर। तो 1% कितने के बराबर, 1%, ये लाइन यहां से ऐसे देखिए साफ साफ, 1% कितने के बराबर, तो 1/2 रुपए के बराबर। अब कह रहा है कि 104%, तो 104% कितने के बराबर, तो 1/2 × 104, तो वो हो जाएगा 52 के बराबर। कितने के बराबर, 52 के बराबर। और उसी तरीके से कह रहा है 110, तो 110 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 110 इंटू 1/2 कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 55 के बराबर। और यही आपका ओवरऑल रेशियो कितना हो जाएगा, 52:55 हो जाएगा। ठीक है, इधर आप ना भी ध्यान दें, ये तो भी एकदम इजीली इतने ही में आपका सवाल बन गया। कितने में कि 6% बराबर 3, 1% बराबर 1/2। ठीक है, तो 104 बराबर 52 और 110 बराबर 55, तो 52:55 आपका आंसर क्लियर हो गया इतने ही पे। तो ये जो किया था मैं, ये जानबूझ के किया था कि आप भी समझिए ये फालतू कैलकुलेशन है। आपको ये टाइम अगर दे रहे हैं तो भले सवाल बना रहे हैं, आप एग्जाम में पिछड़ रहे हैं, आपको इतने ही तक आना होगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 94 की तरफ। दिया है कि गणना कीजिए 26,064 बटे 543 बटे 8। अब एक बात ध्यान देंगे आप कि इस प्रश्न को लिखते वक्त थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती गई है। ठीक है, और इस हिसाब से इस प्रश्न में ऑप्शन भी दोनों दिए गए हैं,
इसमें आंसर में 6 भी दिया गया और ऑप्शन आंसर में 384 भी दिया गया, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए था। जैसे अगर आपका मेन बट्टा ये लाइन हो जाए जिसको मैंने अभी रेड किया, ठीक, तो ये जो नीचे का 8 है वो यहीं पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। ये जो अगर आपका मेन लाइन हो जाएगा, ये जो मैंने रेड किया है, तो ये जो नीचे का 8 है वो कहां आ जाएगा, यहां पे ऊपर में। तो ऊपर में आएगा तो 26,064 गुणे 8/543 को कैलकुलेट अगर कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 384, ठीक है। जबकि अगर मेन लाइन इसको मान लें तो 8 और 8 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, 1 सबसे ऊपर जाएगा और ये 8 कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। कहां पे, यहां पे, ठीक। तो अब हो जाएगा 26,064/543 गुणे 8 और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो आपके जो सेट बनाने वाले हैं उनसे आप पूछ लेंगे कि आपने किसको मेन बट्टा मान के आंसर दिया, क्योंकि इसमें दोनों में से कोई भी वो ऑप्शन ट्रिक करा सकते हैं। तो 384 होगा तो क्यों होगा और 6 होगा तो क्यों होगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसे समझ लीजिएगा। अगर एग्जाम में आता है तो ऐसी गलती एग्जाम नहीं करता, एग्जाम एक को बोल्ड कर देता है, बाकी जो बटे होते हैं उनको पतला कर देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 95 की तरफ। अगला प्रश्न है 5x - 4 = 3 - x को हल कीजिएगा और x का मान बताना है। तो आप देख रहे हैं 5x - 4, x को एक तरफ लाएगा 6x और इधर ले जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो 1.16666 आंसर आना चालू हो जाएगा। अब ये 6666 ही आता रह जाएगा, ठीक। तो आप चाहें तो इस पर रेकरिंग लगा कर रोक भी सकते हैं या फिर यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है 96। तो 96 क्या कहता है कि एक डेटा सेट प्रसरण 9801 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में मानक विचलन निकालने का तरीका क्या कि आपको अगर मानक विचलन का डेटा दिया हो तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, ठीक है। जब आप डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले दिनों आपको मानक विचलन निकालने का एक तरीका बताया था ना कि उस समय क्या था, ये हमको दिया हुआ था 3, 2, 3, 9, 6, 5 ऐसे दिया हुआ होता था और कहता था कि मानक विचलन निकालिए। तो हम इसी तरह से आप देखे थे कि सबको घटा के कुछ प्रोसेस होता था, ठीक, और फिर उसको रूट के अंदर लेते थे और रूट के अंदर वाली वैल्यू जो होती थी वो बाहर निकलती थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट प्रश्न ही उलट दिया, डायरेक्ट आपको मानक विचलन ही दे दिया, ठीक है। तो मानक विचलन दे दिया तो उस स्थिति में आप उसको रूट में कर देंगे, रूट से बाहर निकालिएगा तो 99 का ये रूट है, 99 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पूछा कि बिहार को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, यानी बिहार को का मतलब BIHAR जो है इससे कितने तरीके का शब्द बनाया जा सकता है। तो ये जो है वो फैक्टोरियल का प्रश्न होता है, किसका, फैक्टोरियल का, ठीक है। यानी BIHAR को इधर उधर करके कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक। उसका क्या मीनिंग निकलेगा इससे मतलब नहीं है, ठीक। तो ये कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5 और पांचों अलग अलग है। जैसे B अलग है, I अलग है, H अलग है, A अलग है, R अलग है। किसी भी अल्फाबेट का रिपीटिशन नहीं हुआ है, क्या, रिपीटिशन नहीं हुआ है। तो रिपीटिशन नहीं हुआ तो डायरेक्ट 5 बार है, जितनी बार है गिन लीजिए उतना फैक्टोरियल लिख दीजिए। 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, 5, 3, 2, 1 ऐसे तोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कि A जो है ये 2 बार होता, कितनी बार होता, 2 बार होता, तो बटे में 2 फैक्टोरियल लिख देते। अगर 3 बार होता तो बटे में 3 फैक्टोरियल लिख देते, ठीक है। जो संख्या जितनी बार रिपीट करेगा वो बटे में उतने फैक्टोरियल पे लिखा जाएगा और फिर उसको कटा दीजिएगा, जो कटने लायक होगा, जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है इसलिए हमको उसका कोई टेंशन नहीं है और आपका आंसर हो जाएगा 120। अगर वैसा प्रश्न आएगा तो उसे भी देखा जाएगा। अगला प्रश्न है 98। 98 क्या है कि 10, 9, 8, 7, 10, 16 का रेंज निकालिए। तो रेंज निकालने का तरीका देखिए क्या है कि रेंज निकालने का तरीका जो भी संख्या दी हुई है, ठीक है, जो भी इस तरह के डेटास दिए हुए इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है उसको लिख लीजिए और जो सबसे छोटी संख्या उसको लिख लीजिए और दोनों को घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका रेंज होगा। तो 16 को 7 से घटाइएगा क्योंकि इसमें आपको सबसे बड़ा जो है 16 है और सबसे छोटा 7 है, घटाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि tan 210 डिग्री का मान बताइए। हमने इसको शायद 24 तारीख और 25 तारीख और 26 तारीख तीनों में आपको इसका सॉल्यूशन दिया। एक बार फिर से देखिए, आप tan 210 को हमने बताया था कि देखिए लिखने का तरीका क्या है।
अगर आपको किसी भी इस तरह के एंगल का वैल्यू पूछता है तो या तो आप उसको जैसे tan 210 लिखा था तो हम उसको लिख सकते हैं tan 270 माइनस 60, क्योंकि हमको 60 डिग्री का वैल्यू पता है, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हैं कि tan 180 प्लस 30, क्योंकि 180 और 30 क्या होता है 210 होता है, ठीक है। 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है। अब हमको ये भी बात पता है, देखिए क्या कि 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेम हो जाता है। जैसे tan 180 डिग्री प्लस थीटा लिखिएगा तो tan थीटा हो जाएगा। cot 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, प्लस लिखिए या माइनस लिखिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा cot थीटा ही रह जाएगा। यानी cot और थीटा की जब मान लीजिए जो वैल्यू दिया हुआ, जैसे हमने यहाँ 30 लिया तो क्या आ जाएगा, जैसे हम अपने प्रश्न को यहाँ देखते हैं कि दिया हुआ tan 210 डिग्री प्लस थीटा, हम इसको तोड़ लिए tan 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक। तो अब हम इसको आगे लिखेंगे तो tan 30 लिख लाएगा, ठीक। और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। अब इसी को कुछ लोग कहेंगे इस सर इसी पे क्यों तोड़े, हम 270 पे तोड़ के दिखाइए तो आप लिख सकते हैं tan 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 210 आ जाएगा ना। तो tan बदल जाता है cot में, कब, जब उसका बेस 90 या 270 लीजिएगा तब, और 180 या 360 लीजिएगा तो नहीं बदलता, ठीक है, वैसे ही रह जाता है। तो tan 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा कीजिएगा तो tan बदल जाता है cot में, sin बदल जाता है cos में, और cosec बदल जाता है sec में। इसके ठीक उल्टा cos बदल जाएगा sin में, cot बदल जाएगा tan में, और sec बदल जाएगा cosec में, ठीक है। अब इतना तो हमने कर दिया। अब यहां से हमने 1/√3 लिख दिया, यहां आएगा cot 60 और cot 60 का मान होता है 1/√3, तो दोनों आंसर तो सेम आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऑप्शन में -1/√3 भी है और 1/√3 भी है। तो थोड़ा सा समझिए कि हमने आपको पहले भी बताया था कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नेगेटिव और पॉजिटिव के आधार पे, ऐसे यही आपका नेगेटिव पॉजिटिव है, आपको पता है ना, इधर पॉजिटिव x होता है, इधर पॉजिटिव y होता है, ठीक, पॉजिटिव y, पॉजिटिव x, नेगेटिव x और नेगेटिव y, ठीक है। अब आपको साइन का फॉर्मूला अगर लिखना हो तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए पहले क्वाड्रेंट में, अब चाहे आपको कॉस लिखना हो कि कोई भी लिखना हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो आपका पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। चाहे साइन का लिखिए, कॉस का लिखिए, टेन का लिखिए, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही वो वैल्यू लिखा जाता है, ठीक। और एक्स और वाई दोनों इसका पॉजिटिव दिया। अब इसमें देखिए क्या दिक्कत है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा बेस है, क्योंकि एंगल तो यही थीटा ले लेते हैं हम, जो 0 क्वाड्रेंट के पास होता है, ठीक। तो ये जब थीटा ले लेंगे तो जो हमारा बेस है वो माइनस में दिया हुआ है, हमारा लंब हो जाएगा ये वाला लाइन, तो लंब तो हमारा y सीधा ऊपर गया पॉजिटिव में, तो लंब और कर्ण तो पॉजिटिव में है, लेकिन बेस क्या है, नेगेटिव में। तो जिस में, जैसे मान लीजिए cos थीटा में क्या आता है, आधार बटे कर्ण, तो उसका बेस नेगेटिव होता है, ठीक। जैसे आता है लंब बटे आधार, तो आधार नेगेटिव इसमें है, तो इसमें क्या होगा कि साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। उसी तरीके से तीसरे में tan और कॉट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, और चौथे में सेक और कॉस को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। यहां मैंने वही बात लिख भी दिया है, आप देख भी लेंगे, और मैंने पहले की वीडियो में समझाया भी है, फिर भी ना समझ में आया तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि 210 जो है, यहां तक तो 90, यहां तक 180, 210 क्योंकि यहां 270 हो जाएगा तो 210 इसी बीच में आएगा, और इसमें रहता है tan का घर है, ये देख रहे हैं ना, तो इसमें tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए यहां पे हमारा पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 100 की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या क्या है कि आपसे दिया हुआ है कि एक साइकिल के पहिए 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है, यानी आप साइकिल चलाना चालू किए और वो साइकिल का पहिया 5000 राउंड घूम गया तो आप 44 किलोमीटर की दूरी तय कर जाइएगा, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो पूछा कि चक्के की त्रिज्या कितनी होगी, बिल्कुल सही बात, क्योंकि चक्के की त्रिज्या के हिसाब से हम निकाल लेंगे उसका परिधि, और वो जब जमीन पे चलेगा तो बाहरी हिस्सा न टच करते हुए चलता है तो परिधि टच करता है, तो परिधि हमें पता चल जाएगा, ठीक। तो और जितना उसका परिधि होगा उसमें अगर आप 5000 से गुणा कर दीजिएगा तो वो 44 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो आपको 44 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, किसमें, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो पहले 44 किलोमीटर को 44
44 किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो 44,000 मीटर, फिर उसको सेंटीमीटर बदल लीजिए तो गुणे 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, 44,000 गुणे 100 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब देखिए एक चक्कर 2 पाई आर, एक चक्कर कितना 2 पाई आर, क्योंकि उसकी परिधि ही चलती है। आप साइकिल देखें ना, बाहरी भाग ही टच करता है, ठीक है, और बाहरी भाग की बाउंड्री क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, ठीक। अब यहां से आप देखें 2 पाई आर गुणे 5000, वही टोटल कितने के बराबर हो जाएगा, 44 किलोमीटर के। अब यहां से 2 का तो 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, आर ही आपको निकालना है तो आर लिख दीजिए, 5000 गुणे में लिख दीजिए। यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आर का मान आपको 140 सेंटीमीटर मिलेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक करना है कि सही है आपकी गलत है। तो 2 पाई आर, आर की जब 140 रख के देख लीजिए, 5000 से गुणा करके 2 पाई का 2 रह जाएगा 2 का, और पाई का 22/7 यानी करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो 44 किलोमीटर के बराबर आएगा। तो ये भी एक चेक करने का आपका तरीका है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सॉल्यूशन में। आज इतना ही सॉल्यूशन का प्रश्न था आपका, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में, तब तक ले जय हिंद। और आपको जहां भी दिक्कत होता हो तो उस चीज को कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर संपर्क करें, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय।